हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पर हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में अभी 2 चैप्टर्स हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। सो ये चैप्टर आज में कंप्लीट, ये दोनों चैप्टर आज कंप्लीट होंगे। शाम के 10 बजे तक ये दोनों अपलोड होंगे। सो अभी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस हम करेंगे और सभी कंसेप्ट्स इसमें क्लियर आपके होंगे। इतने क्वेश्चंस हम करेंगे कि तमाम कंसेप्ट्स इसी में आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट है। ओके, और एक क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर ओके, चैप्टर नंबर 13 है। ओके, चैप्टर नंबर 13 क्लास 11th बायोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये 3 चैप्टर्स प्लांट फिजियोलॉजी के मैंने कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर 2 चैप्टर्स बचते हैं। एक तो हो गया फोटोसिंथेसिस, दूसरा यहाँ पर प्लांट ग्रोथ हार्मोन। सो ये आज दोनों कंप्लीट होंगे। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एटीपी इज जनरेटेड, NADH इज रिड्यूस्ड टू NAD, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स, CO2 इज रिड्यूस्ड। तो आपको पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन होता है और हमको मिलता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, डेट इज C6H12O6, और ये वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो इसकी रिडक्शन होती है। ओके, इसकी रिडक्शन होती है, ये यहाँ पर गेन हाइड्रोजन करता है। और अगर हम वाटर की बात करें, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ये कन्वर्ट होता है O2 में। ओके, सो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, CO2 इज रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और वाटर की ऑक्सीडेशन होती है। सो फोटोसिंथेसिस में हमको क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना है, इसकी रिडक्शन करना है, क्योंकि प्लांट को ग्लूकोज चाहिए। ओके, फिर ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज की रेस्पिरेशन होती है और वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और जो वाटर है इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। सो इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच इज़ रॉन्गली मैच्ड। यहाँ पर रॉन्गली मैच्ड कौन सा है इनमें से? ऑप्शन A B C D, आपको यहाँ पर ये बोलना है कि रॉन्गली मैच्ड कौन सा है। अगर हम ऑप्शन A की बात करें, जोसेफ प्रिस्ले एक साइंटिस्ट हैं, इसने ये शो किया कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यस, इसने एक एक्सपेरिमेंट की। ओके, आपने वो एक्सपेरिमेंट भी पढ़ी होगी कि इसने एक जार में पहले एक कैंडल और एक माउस को रखा, तो वहाँ पर माउस डाई करता है। ओके, वो मरता है। और दूसरी बार इसने क्या रखा, उसने उस जार में एक तो माउस को रखा, एक कैंडल को रखा और एक मिड प्लांट को रखा। ओके, तो वहाँ पर माउस बचता है, क्योंकि इसने इस टाइम प्लांट रखा तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ओके, तो माउस बचता है। दूसरा यहाँ पर साइंटिस्ट हैं जैन इंजन हाउस, शो डेट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यस, इसने दिखाया कि सनलाइट, ओके, ये ज़रूरत है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तीसरा यहाँ पर साइंटिस्ट हैं सेचिस, इसका पूरा नाम है जूलियस वॉन सेचिस। इसने ये बोला कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज या स्टार्च। यस, इसने ये बोला है कि प्लांट्स ग्लूकोज या स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर एंगलमैन है, ग्रीन सबस्टेंस इज लोकेटेड विद इन द स्पेशल बॉडीज इन प्लांट। नहीं, इसने ये नहीं बोला। ओके, इसने ये नहीं बोला, तो ये रॉन्गली मैच्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इज फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स, फ्रॉम टिप टू बॉटम, फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, फ्लोएम नेवर कंडक्ट्स फूड। आपको पता होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं इनमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है, कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में वाटर प्लस मिनरल्स कंडक्ट होते हैं फ्रॉम रूट्स टू लीव्स और फ्रॉम रूट सिस्टम टू शूट सिस्टम। और अगर हम फ्लोएम की बात करें, इसमें फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फूड स्टार्च, ग्लूकोज या सक्रोज जिसको हम कहते हैं। ओके, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम जाइलम की बात करें, ये रूट से शूट की तरफ होता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, वाटर प्लस मिनरल्स। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करें, आपको पता है कि फूड फोटोसिंथेसिस की वजह से बनता है,
लीव्स में बनता है। ओके, सो यहाँ पर ये लीव्स से रूट की तरफ जाता है। अब ऑटम आने वाला है, लीव्स को गिरना है। ओके, सो उससे पहले लीव्स क्या करेंगे, वो इस फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे रूट्स की तरफ। ओके, रूट्स की तरफ वो स्टोर होगा। फिर जब स्प्रिंग आएगा तो ये फिर बैक ट्रांसपोर्ट होगा लीव्स की तरफ, क्योंकि उस टाइम ग्रोथ करनी है जो ये विंटर में स्टोर करता है किनमें, रूट्स में। और फ्लोएम का यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो मल्टी डायरेक्शनल है, याद रखना। और जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट है वो है यूनि डायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, एटीपी क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, याद रखना, एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। ओके, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी इसको कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं। ओके, लाइट रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपको पता होगा कि उसमें फोटो सिस्टम्स हम पढ़ते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम उसमें फोटो सिस्टम्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन में। ओके, लाइट रिएक्शन में वाटर स्प्लिटिंग भी होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। जब वाटर स्प्लिट होता है तो ये सब जो प्रोसेस मैंने बोली ये लाइट रिएक्शन में होती है। उसके बाद डार्क रिएक्शन होती है। ओके, डार्क रिएक्शन में एक्चुअल ग्लूकोज बनता है, जिसमें आप C3 साइकिल, C4 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन पढ़ते हो। तो इतना ये चैप्टर हैं। सो यहाँ पर लाइट रिएक्शन की बात हो रही है, क्योंकि मैंने बोला फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है, और लाइट रिएक्शन में यहाँ पर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो प्लास्टोक्विनोन है, यहाँ पर बोल रहा है कि प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। प्लास्टोक्विनोन ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ तक। ऑप्शन ए PS1 टू NADP पॉजिटिव, PS1 मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर PS1 टू ATP सिंथेस। ऑप्शन सी PS2 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन डी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू PS1। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पिछले साल नीट में आया था। ओके, सो ये ट्रांसफ़र करता है PS2 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। सो याद रखना कि जो प्लास्टोक्विनोन होता है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है फोटो सिस्टम सेकंड से लेकर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक। ओके, ये याद रखना। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है फोटो सिस्टम सेकंड P680 फोटो सिस्टम सेकंड यहाँ पर हैं। जब इस पर लाइट गिरती है, ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और यहाँ पर ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है। ओके, ल्यूमिन में यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है। ओके, यहाँ पर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या होती है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होती है। तो यह है फोटो सिस्टम सेकंड, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह है फोटो सिस्टम सेकंड। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है प्लास्टोक्विनोन। ओके, ये है प्लास्टोक्विनोन, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है प्लास्टोक्विनोन। सो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक करता है, PS2 टू फोटो सिस्टम सेकंड से लेकर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक ये यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमको ऑक्सीजन से, सॉरी, वाटर से मिलते हैं। जब वाटर स्प्लिट होता है ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स में, तो यहाँ पर ल्यूमिन में प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बोल रहा हूँ, ल्यूमिन में प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेन पे क्या होती है, मेम्ब्रेन पे यहाँ पर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ओके, और यहाँ पर जो ये प्लास्टोक्विनोन है ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर भी प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं, किसमें, ल्यूमिन में। ओके, और यहाँ पर स्ट्रोमा से भी यहाँ पर प्रोटॉन्स कहाँ लाते हैं, ल्यूमिन में। सो ल्यूमिन में यहाँ पर हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, जो फिर हमको ATP बनाने में मदद करता है। तो ये याद रखना। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होती हैं, और यहाँ पर ये स्ट्रोमा है, यहाँ पर लो H पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन्स हम लाते हैं ल्यूमिन में, हम डालते हैं इन प्रोटॉन्स को। यहाँ पर भी प्रोटॉन्स निकलते हैं, वाटर जब यहाँ पर स्प्लिट होता है, जहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, तो यहाँ पर भी हम प्रोटॉन्स ल्यूमिन में लाते हैं। ल्यूमिन में यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन्स जब जमा होंगे, हाई ग्रेडियंट होगा, फिर FOFI के थ्रू यहाँ पर ATP हम बनाते हैं। ओके, ATP हम बनाते हैं। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेम्ब्रेन पे हुई। ओके, ये फोटो सिस्टम सेकंड है, यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट है। ओके,
ये साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स हैं, ओके। और यहाँ पर ये प्लास्टोक्विनोन है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है फोटोसिस्टम सेकंड से लेकर साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स। तो यहाँ पर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी आपने पढ़ी होगी, आई होप, ओके। साइक्लिक में खाली एक फोटोसिस्टम यूज़ होता है और नॉन साइक्लिक में 2 फोटोसिस्टम्स यूज़ होते हैं, ये याद रखना। जो ये लाइट रिएक्शन है इसका मकसद क्या है, एक तो एटीपी बनाना है, ओके। एटीपी मैंने बोला कि जब यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई होता है, वहाँ पर फिर एटीपी बनते हैं, 2 प्रोटॉन्स लगते हैं उसको यहाँ पर टर्न करने में, किसको, एटीपी सिंथेस को। तो वहाँ पर 2 प्रोटॉन्स लगते हैं एक एटीपी बनाने में, तो हमको एटीपी यहाँ पर मिल गए। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो NADPH भी हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो जो ये एटीपी और NADPH यहाँ पर बनते हैं लाइट रिएक्शन में, ये हमको फिर यूज़ होते हैं किस में, डार्क रिएक्शन में, ओके। वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो यहाँ पर हम लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बनाते हैं। यहाँ पर P700 है, फोटोसिस्टम फर्स्ट है, ओके, फोटोसिस्टम फर्स्ट है। इसके साथ एसोसिएट है FD फेरेडॉक्सिन, यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन है। तो प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू फोटोसिस्टम 1। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर भी लाइट गिरती है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर NADPH बनता है, ओके, NADPH बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो ये NADPH और जो ATP बनते हैं ATP सिंथेस से, ये दोनों हमको रिक्वायर्ड हैं डार्क रिएक्शन के लिए जब हमको ग्लूकोज बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ल्यूमिन, ओके। ल्यूमिन यहाँ पर हाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं जो मैंने अभी दिखाए ये कहाँ से आते हैं। यहाँ पर ये हमारा ATP सिंथेस है, ओके, ATP सिंथेस है जिसको हम FOFIP कहते हैं, ओके, या F0F1 भी कहते हैं। ATP सिंथेस कम्प्लेक्स हैं। यहाँ पर ATP बनते हैं, ओके, ये टर्न होता है 2 प्रोटॉन्स की वजह से, ओके। तो यहाँ पर ATP बनता है और ऊपर वहाँ NADPH बनता है। तो ये दोनों किस में यूज़ होते हैं, डार्क रिएक्शन में, ओके। डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स कौन सा है, ATP और NADPH। और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ओके, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है जहाँ पर ETC होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, ओके। और ये ल्यूमिन है, ओके, ल्यूमिन है, याद रखना, जहाँ पर हाई H पॉजिटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, याद रखना, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। 20 डिग्री to 25 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन ऑकर्स इन C3 and C4 प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ। आपको पता है कि अभी हमने लाइट रिएक्शन डिस्कस की जिसमें आप पढ़ते हो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोसिस्टम फर्स्ट फोटोसिस्टम सेकंड देखते हो। तो मैंने बोला लाइट रिएक्शन में हम ATP और NADPH बनाते हैं और वो यूज़ होते हैं फिर डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में हम C3 और C4 साइकिल पढ़ते हैं। C3 साइकिल को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं और C4 साइकिल को हेच एंड स्लेक साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पर C3 साइकिल की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन है, ओके। और C4 में भी फर्स्ट रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन ऑकर्स इन C3 and C4 प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन होती है एंजाइम हमको लगता है, ओके, एंजाइम लगता है। तो यहाँ पर ये उसी एंजाइम के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन कौन सा एंजाइम लगता है। C3 प्लांट्स में RUBP कार्बोक्सिलेस लगता है, ओके, RUBP कार्बोक्सिलेस लगता है। और C4 प्लांट्स में पेप कार्बोक्सिलेस लगता है। RUBP कार्बोक्सिलेस इज एक्चुअली रुबिस्को, रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, रुबिस्को जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर पेप कार्बोक्सिलेस इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस, ओके। पेप कार्बोक्सिलेस एंजाइम है जो C4 प्लांट्स में फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है और रुबिस्को या RUBP कार्बोक्सिलेस C3 प्लांट्स में फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन विच टाइप रिएक्शन रिलेटेड टू प्लांट फोटोसिंथेसिस पेरोक्सिसोम्स और इन्वॉल्वड। सेल बायोलॉजी में आपने एक ऑर्गेनेली पढ़ी होगी पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स यहाँ पर किस में इन्वॉल्व हैं, ग्लाइकोलाइटिक साइकिल, कॉल्विन साइकिल, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये आया होगा। तो यहाँ पर पेरोक्सिसोम्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो,
इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय फोटोसिस्टम सेकंड और रिगेन्ड फ्रॉम, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं फोटोसिस्टम सेकंड से, जो मैंने उस क्वेश्चन में बोला था जहाँ पर मैंने डायग्राम भी दिखाई दी कि फोटोसिस्टम सेकंड से लेकर साइटोक्रोम B6F तक कौन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है, कौन कौन प्लास्टोक्विनोन। ओके, प्लास्टोक्विनोन। सो यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन फोटोसिस्टम सेकंड से लेकर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है। सो प्लास्टोक्विनोन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए। सो यहाँ पर ये गेन कैसे करेगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा, वहाँ पर मैंने बोला है वाटर से करेगा, क्योंकि मैंने बोला कि ल्यूमेन में यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकंड से एसोसिएटेड होती है वाटर स्प्लिटिंग। तो वाटर जब स्प्लिट होता है ऑक्सीजन और प्रोटॉन में और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम सेकंड रिगेन करता है। याद रखना, मैंने उस डायग्राम में बोला है। और एक काम किया करो कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है 11th क्लास की वो अपने सामने रखो। ओके, जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर है वो ओपन करो। ओके, वहाँ पर डायग्राम उसने अच्छे तरीके से दी है पेज नंबर 214 पे, तो उस पे समझ आएगा जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ। मैंने आपको बोला कि जब आप डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ोगे उसमें आप C3 साइकिल, C4 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन पढ़ोगे। ओके, सो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन में क्वेश्चन है कि फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन किसकी होती है, किसकी होती है, RuBP की ऑक्सीडेशन होती है, डेट इज रुबिलोस बिसफॉस्फेट। ओके, RuBP की ऑक्सीडेशन होती है फोटो रेस्पिरेशन में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा यहाँ पर प्रोसेस है जो C3 और C4 प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट करती हैं। ओके, C3 और C4 प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट करती हैं फोटो रेस्पिरेशन। याद रखना, तो एक में नहीं होती हैं, आगे आपको पता चलेगा कि किस में फोटो रेस्पिरेशन होती हैं इन दो में से, और किस में नहीं होते हैं। तो ये इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं फोटो रेस्पिरेशन C3 और C4 प्लांट्स को। तो जो ऑक्सीडेशन होती हैं वो RuBP की होती हैं। ओके, RuBP कन्वर्ट होता है किसमें, किसमें, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, या 3PGA हम जिसको कहते हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरेट या 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो यहाँ पर भी एंजाइम जो लगता है वो है रुबिस्को। ओके, एंजाइम रुबिस्को लगता है। ओके ओके, सो यहाँ पर ये फोटो रेस्पिरेशन का सेटअप हो गया। RuBP कन्वर्ट होता है 3PGA में, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, एंजाइम रुबिस्को है। और जो ये रुबिस्को है जिसका नाम है रुबिलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। याद रखना, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। तो इस रुबिस्को एंजाइम की यहाँ पर टेंडेंसी होती है दिखाना कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी और ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी। सो ये बॉन्ड ऑक्सीजन से भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी। तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन ये यहाँ पर ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दिखाता है। और ये फोटो रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके मैंने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स बोले कि ये डिफ्रेंशिएट करता है C3 और C4 प्लांट्स में। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती हैं। ओके, तो ये C3 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स हैं। तो C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती हैं, C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती हैं। तो किया ना डिफ्रेंशिएट फोटो रेस्पिरेशन में, फोटो रेस्पिरेशन C3 में होती हैं, C4 में नहीं होती हैं। सो स्टेप इसका है कि RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके, RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, बनाता क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो RuBP की ऑक्सीडेशन हुई। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स किसका बनाता है, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का। और यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम है, ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दिखाता है। इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं फोटो रेस्पिरेशन के लिए। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स एक दूसरे से डिफर करते हैं। एक डिफरेंस मैंने बोली कि C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करते हैं और C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट में भी डिफर करता है। C4 प्लांट्स में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, दैट्स ऑक्सैलो एसिटेट भी आप कहते हैं। ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ओके, जो यहाँ पर C4 में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर ना बोलना आपने नहीं बोला था, जब एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, और जो C3 प्लांट्स का फर्स्ट प्रोडक्ट है स्टेबल प्रोडक्ट वो है फॉस्फोग्लाइसरेट। ओके, फॉस्फोग्लाइसरेट PGA। तो ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हुआ। तो इसमें ये डिफर करते हैं सबस्ट्रेट विच एक्सेप्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड। यस, इसमें भी ये डिफर करते हैं। तो जो सबस्ट्रेट एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने फिक्स करना है किसमें, ग्लूकोज में। यही हमारा मेन मोटिव है कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमको ग्लूकोज बनाना है। सो यहाँ पर सबस्ट्रेट होना चाहिए जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि C3 और C4 में जो फर्स्ट स्टेप है वो है कार्बोक्सिलेशन। सो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करना है। सो जो C3 में सबस्ट्रेट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है वो कौन सा है, वो कौन सा है, वो कौन सा है,
जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वो हैं RUBP। ओके, RUBP। सो RUBP यहाँ पर किसको एक्सेप्ट करता है? RUBP किसको एक्सेप्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैं C3 की बात कर रहा हूँ। और ये क्या बनाता है? क्या बनाता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अभी बोला क्या बनाता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनाता है? अभी मैंने बोला 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। ओके, सो ये C3 की बात हो गई। तो कौन सा यहाँ पर एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का? RUBP। किन में? C3 में। अब यहाँ पर अगर हम C4 की बात करें तो C4 में कौन सा एक्सेप्टर है? कौन सा एक्सेप्टर है? डेट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहाँ पर पेप एक्सेप्टर है CO2 का। पेप प्लस CO2 गिव्स जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हैं। अभी बोला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटेट, ये 4 कार्बन कंपाउंड हैं। ओके, सो यहाँ पर इसमें भी ये डिफर करते हैं। C3 में RUBP एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और C4 में पेप डेट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 में 3 PGA हुआ और C4 में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हुआ। सो क्लियर है। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड। यस, इसमें भी ये डिफर करते हैं। सो आपको मैंने बोला कि ATP और NADPH किस में बनते हैं? लाइट रिएक्शन में बनते हैं, और ये डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि हमको ग्लूकोज बनाना है। सो यहाँ पर C3 और C4 में यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ ATP एंड NADPH यूज़ होते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल द अबव। यस, ये इन सब में डिफर करते हैं C3 और C4 प्लांट्स। देखो, अब ये पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करता हूँ। अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें तो CO2 फिक्सेशन मीजोफिल सेल्स में होती है, खाली मीजोफिल सेल्स में ये होती हैं CO2 फिक्सेशन। ओके, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C3 प्लांट्स में खाली मीजोफिल सेल्स में क्या होती हैं? CO2 फिक्सेशन। और अगर हम C4 प्लांट्स की बात करें तो CO2 फिक्सेशन यही हुआ, CO2 से क्या बनाना? ग्लूकोज। CO2 फिक्सेशन मीजोफिल सेल्स में भी होती है और बंडल शीथ सेल्स में भी होती हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि C3 प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन मीजोफिल सेल्स में होती है, और C4 प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन मीजोफिल सेल्स में भी होती है और बंडल शीथ सेल्स में भी होती हैं। तो यहाँ पर CO2 का एक्सेप्टर कौन है? RUBP। अभी बोला RUBP। और यहाँ पर C4 में कौन सा है? पेप। पेप इन मीजोफिल एंड RUBP इन बंडल शीथ। तो C4 प्लांट्स में पेप होता है किसका एक्सेप्टर? अभी मैंने बोला था पेप किसका? इट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट किसका एक्सेप्टर होता है? CO2 एक्सेप्टर। और किन में? मीजोफिल सेल्स में। और RUBP किन में? बंडल शीथ सेल्स में। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मैंने बोला कि 3 कार्बन होता है, 3 PGA फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पर कौन सा होता है? 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये मैंने बोला था। सो यहाँ पर ये डिफरेंस है C3 एंड C4 की। और पॉइंट्स याद रखना, ट्रांस एनाटमी प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, नहीं होती हैं प्रेजेंट C3 में, लेकिन C4 में प्रेजेंट होती हैं। ग्रानम इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स। यहाँ पर जो ग्रानम प्रेजेंट होता है वो मीजोफिल सेल्स में होता है, एंड एब्सेंट इन बंडल शीथ सेल्स। तो ये 2 पॉइंट्स भी याद रखना। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ 30 to 45 डिग्री सेल्सियस C4 में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर एफिशिएंसी कम होती है C3 में, लेकिन C4 में बहुत ज़्यादा CO2 एफिशिएंसी होती है। ये पॉइंट याद रखना। यहाँ पर लेस एफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि C3 में मैंने बोला ना फोटो रेस्पिरेशन होती हैं। ओके, फोटो रेस्पिरेशन वो एक प्रोसेस है जिसमें गाटा होता है। ओके, ये याद रखना। अभी मैं डीप नहीं जाऊँगा कि क्यों फोटो रेस्पिरेशन से गाटा होता है। ओके, सो यहाँ पर C4 की बात करें, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती हैं, तो यहाँ पर इसीलिए ये एफिशिएंट होती हैं। कौन? C4। तो ये 2 पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर जो 11 पॉइंट है, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज्ड फॉर फिक्सेशन, जो रुबिस्को हैं। ओके, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है किसमें? C3 में। और यहाँ पर पेप कार्बोक्सिलेज जो मैंने बोला था, ओके, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ओके, और RUBP कार्बोक्सिलेज यूज़ होता है। देखो, जो C4 प्लांट्स हैं इनमें C3 साइकिल भी होता है और C4 साइकिल भी, लेकिन जो C3 प्लांट्स हैं उनमें खाली C3 साइकिल होता है। सो इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, पेप कार्बोक्सिलेज किसके लिए है? जब क्या बनता है? जब कार्बोक्सिलेशन होती है किसकी? पेप से लेकर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से लेकर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तक। और यहाँ पर मैंने बोला कि C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी होता है, तो उसके लिए यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम है। जब क्या होता है? RUBP से कन्वर्ट होता है। RUBP से क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, और यहाँ पर खाली C3 में खाली C3 साइकिल होता है। C3 प्लांट्स में खाली C3 साइकिल होता है, और यही है कि RUBP से क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, RUBP से फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, और यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम लगता है।
उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ये भी बोला था कि डिफरेंट ATPs यहाँ पर कंज्यूम होते हैं CO2 फिक्सेशन में। सो यहाँ पर C3 में 18 ATPs लगते हैं और C4 में 30 ATPs लगते हैं। ओके, C3 में 18 ATPs लगते हैं और C4 में 30 ATPs लगते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, C3 में पेडी, व्हीट, पोटैटो। C4 की एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना शुगर केन, मेज एंड सोरगम। ये 3 एग्जाम्पल्स C4 में याद रखना, शुगर केन, मेज, सोरगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच डज नॉट शो HSK पाथवे। HSK पाथवे हम C4 साइकिल को कहते हैं हैच एंड स्लेक साइकिल। ओके, C4 साइकिल को और एक नाम है हैच एंड स्लेक साइकिल। तो यहाँ पर कौन इनमें से शो नहीं करता? अभी मैंने C4 की एग्जांपल बोली, मेज, शुगर केन, और यहाँ पर जोवर भी यहाँ पर C4 की एग्जांपल हैं, और सनफ्लावर C3 की एग्जांपल हैं। तो ये हैच एंड स्लेक साइकिल नहीं दिखाएगा, कौन सा? सनफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट हैं, जिसको हम फोटो सिस्टम फर्स्ट भी कहते हैं, परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंटली, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस का यहाँ पर कंसेप्ट ही नहीं है। ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रेस्पिरेशन में हम देखते हैं। ओके, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वहाँ पर होती है। तो फॉस्फोरिलेशन किसको कहते हैं? सिंपली ATP बनाने को हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर फोटोफॉस्फोरिलेशन कब किसको कहते हैं? जब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ATP सिंथेसिस होते हैं, उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन में हम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें खाली एक फोटो सिस्टम यूज़ होता है, और उसका नाम है फोटो सिस्टम फर्स्ट। सो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली फोटो सिस्टम फर्स्ट किस में काम करता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। और अगर हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें, यहाँ पर दोनों फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी और फोटो सिस्टम सेकंड भी। यहाँ पर ये Z स्कीम में काम करते हैं, ना कि साइक्लिक स्कीम में। ओके, तो याद रखना, नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, और साइक्लिक में खाली एक फोटो सिस्टम होता है, और वो है फोटो सिस्टम फर्स्ट, डेट इज P700, और फोटो सिस्टम सेकंड P680। तो फोटो रेस्पिरेशन की मैंने बात की कि फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, और रुबिस्को यहाँ पर ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दिखाता है। ओके, सो यहाँ पर क्या बनता है? मैंने बोला था कि यहाँ पर PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, और यहाँ पर और एक प्रोडक्ट बनता है, डेट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। ओके, सो यहाँ पर PGA ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा? इसका फॉस्फोग्लाइकोलेट यहाँ पर ये भी बनता है, याद रखना। अब यहाँ पर बोलो, JKCET 2012 में आया था। ओके, आपको पता होगा कि जो नीट है, नीट से पहले JKCET सेपरेट होता था। जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए अगर उनको MBBS करना था तो पहले JKCET होता था, और नीट को यहाँ पर खाली 18, 19, 20 एंड 21, नीट को खाली 4 ईयर्स यहाँ पर हो गए एग्ज़ाम कंडक्ट करते हुए। NTA को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, खाली 4 साल हो गए यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाले जो नीट एग्ज़ाम वो कंडक्ट करते हैं, वो यहाँ पर ओवरऑल इंडिया में होता है, लेकिन जो JKCET है खाली जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए होता था। इसके लिए MBBS सीरीज निकालते थे। तो यहाँ पर JKCET में क्वेश्चन आया है। ओके, और ये बोपी वाले ही कंडक्ट करते थे। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे इज़। अभी तक मैंने 4 बार बोला कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे कौन होता है? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। अगर यहाँ पर C3 पाथवे की बात की होती तो कौन होता? फॉस्फोग्लिसरेट। सो यहाँ पर जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड हैं, ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, और फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है। सो जो C4 पाथवे, इसमें स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, और C3 में फॉस्फोग्लिसरेट। तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड कैसे बनता है? जब CO2 कंबाइन होता है किसके साथ? पेप के साथ। ओके, मैंने पहले भी बोला, पेप के साथ जब कंबाइन होता है, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। और PGA कब बनता है? जब RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड, और जब RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड, RUBP एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है तो PGA बनता है। ओके, और यहाँ पर जब पेप और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है C4 में, और C3 में RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो PGA बनता है। यहाँ पर पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस।
कौन सा इनमें से यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं हो सकता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, लाइट। अगर हम लाइट की बात करें, यस ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है क्योंकि लाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू डेट इज़ लाइट। ओके, एच न्यू डेट इज़ लाइट। सो लाइट की वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन में आपको पता है कि लाइट ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्साइट करते हैं फोटो सिस्टम्स से। ओके, और यहाँ पर लाइट की ही मदद से यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है जब ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ओके, तो यहाँ पर लाइट है लिमिटिंग फैक्टर। क्लोरोफिल भी है। ओके, क्लोरोफिल लीफ में होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही यहाँ पर हमको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्सेशन करनी है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर बाई प्रोडक्ट होता है। जो रिएक्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर बाई प्रोडक्ट है, यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट और क्लोरोफिल यूज़ होता है, ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है। आपने सुना होगा कि हमको जो प्लांट्स हैं ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो ये वही ऑक्सीजन यहाँ पर हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, synthesis of ADP plus pi gives ATP in grana/photosynthesis is। सो मैंने बोला कि ADP से हम ATP जब बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ATP को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ओके, लेकिन अगर हम अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, सो मैंने पॉइंट बोला कि ATP बनाने को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन है, यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन है, यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन है। तो इन तीन ऑप्शंस में अब कौन आ जाएगा? फोटोलिसिस यहाँ पर हो गया कंडम। ओके, सो फोटोसिंथेसिस में कौन सी फॉस्फोराइलेशन होती है? फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो मीन्स लाइट, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस से होता है। फॉस्फोराइलेशन सिंपली है ATP बनाना, लेकिन फोटोसिंथेसिस में फोटो फॉस्फोराइलेशन होती है। अगर इसने रेस्पिरेशन का पूछा होता तो वहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है। एम्स का क्वेश्चन है 1993 का, और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रेस्पिरेशन में भी होती हैं, वो वहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती हैं, और फोटोसिंथेसिस में भी होती हैं। मैंने जब वो डायग्राम दिखाई वहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दिखाई, जब मैंने प्लास्टोक्विनोन की बात की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिस्टम सेकंड से टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिंथेसिस में कहाँ होती है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होती है। वहाँ पर मैंने बोला था, जिपमर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। सो वो डायग्राम आपको माइंड में होनी चाहिए, जो डायग्राम मैंने दिखाई, जो टेक्स्ट बुक पे भी है, अच्छी डायग्राम है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड इज। मैंने बोला कि फोटोसिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक, जो यहाँ पर पिछले साल नीट में आया था। और एक कौन ट्रांसपोर्ट करता है? प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिस्टम सेकंड से टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो B6F कॉम्प्लेक्स से फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लास्टोसायनिन तक। ओके, प्लास्टोसायनिन तक। ओके, तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है प्लास्टोसायनिन, और प्लास्टोसायनिन ये आ सकता है, प्लास्टोसायनिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम B6F तक, क्योंकि B6F तक किसने ट्रांसपोर्ट किया? प्लास्टोक्विनोन ने। अब B6F से कहाँ करने हैं? फोटोसिस्टम फर्स्ट तक, तो ये कौन करता है? प्लास्टोसाइनिन। तो हमको यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटोसिस्टम सेकंड बोलना है, तो ये कौन है? प्लास्टोसाइनिन, क्योंकि प्लास्टोसाइनिन के बाद इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम फर्स्ट में चलते हैं। फिर यहाँ पर FD फेराडॉक्सिन, फिर यहाँ पर वहाँ पर NADPH सिंथेसिस होती हैं। कहाँ पे NADPH सिंथेसिस एसोसिएट होते हैं? फोटोसिस्टम फर्स्ट में। सो वाटर स्प्लिटिंग किसके साथ एसोसिएट होती है? फोटोसिस्टम सेकंड के साथ। ये पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है। ग्राना क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस रेस्पिरेशन से हैं, जो मैंने यहाँ पर आज सुबह के टाइम वीडियो अपलोड किया था, और दो यहाँ पर क्वेश्चंस किसके साथ हैं? फोटोसिंथेसिस के साथ। तो अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है, कल मैंने बोला था। और उसके बाद यहाँ पर क्रिबल साइकिल होता था, किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, सो यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, इसमें क्या होता है?
क्या होता है, क्रिब्स साइकिल। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस इनर मेम्ब्रेन पे होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो याद रखना, ग्लाइकोलिसिस बाहर साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में ग्लाइकोलिसिस होते हैं। फिर यहाँ पर अंदर क्रिब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। फिर यहाँ पर जो ये इनर मेम्ब्रेन है इस पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे निकल गए, साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्रिब्स साइकिल, जिसको हम क्रिब्स साइकिल को हम क्या बोलते हैं, TCS साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या साइट्रिक एसिड साइकिल भी हम इसको कहते हैं। क्रिब्स साइकिल मैंने वो रेस्पिरेशन में पढ़ाया है। सो उसके बाद यहाँ पर है ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं। तो इन दो ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, बहुत ही अच्छे यहाँ पर हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ओके, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का। और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो इसमें डायरेक्ट रिएक्शंस होती हैं, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में डायरेक्ट रिएक्शंस होती हैं, और ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके, ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शंस होती हैं। फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन होती हैं, फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट रिएक्शन होती हैं, डायरेक्ट रिएक्शन इस स्ट्रोमा में होती हैं, ओके, जहाँ पर ATP और NADPH यूज़ होता है ग्लूकोज बनाने में। और राइट रिएक्शन में ये ATP और NADPH बनता है और वाटर की क्या होती है, स्प्लिटिंग, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। तो थैलाकॉइड्स भी इस स्ट्रोमा में होते हैं और ग्राना में इस स्ट्रोमा में होता है। लेकिन फिर ग्राना और जो यहाँ पर थैलाकॉइड हैं, ओके, वो भी फिर मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ओके, उसका फिर अंदर ल्यूमेन होता है जहाँ पर प्रोटॉन्स एक्युमुलेट होते हैं। और जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन था वहाँ पर ETC होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्राना में ये लाइट रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटेड डेट वाटर इज इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, CO2 कंबाइन होता है वाटर के साथ, हमको ग्लूकोज बनता है और हमको क्या बनता है, ऑक्सीजन। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जो डेट वाटर इज इलेक्ट्रॉन डोनर, किसने सबसे पहले बोला कि वाटर इलेक्ट्रॉन डोनर है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन होते हैं, और रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई, ओके, इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करता है, ये वाटर प्रोवाइड करता है। और ये सबसे पहले किसने दिखाया, वान नील ने, ओके, वैन नील ने ये सबसे पहले दिखाया, याद रखना। सो वाटर यहाँ पर एक तो ये H पॉजिटिव देता है, ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करता है, और इलेक्ट्रॉन्स देता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करता है। जब वाटर स्प्लिट होता है, जब ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, और प्रोटॉन्स देता है और इलेक्ट्रॉन्स देता है ये वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, C4 साइकिल के ऊपर एक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, आप यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन 4 में से देखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर है, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या PGA होता है, आप ही बोलो क्या PGA होता है। साइट ऑफ इनिशियल कार्बोक्सिलेशन क्या मेसोफिल सेल्स में होती हैं। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या पेप होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। C4 प्लांट क्या मेज C4 प्लांट है, यस मेज C4 प्लांट है, तो ये करेक्ट हुआ। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट CO2 एक्सेप्टर हैं, और क्या बनता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसने PGA दिखाया है, PGA C3 में फर्स्ट होता है। सो यही इनकरेक्ट है। और यहाँ पर इनिशियल कार्बोक्सिलेशन साइट कौन सी होती है, मेसोफिल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C4 प्लांट्स हैव हायर नेट फोटोसिंथेसिस रेट एज दे हैव। मैंने आपको पहले भी बोला कि C4 प्लांट्स में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है C3 से, ओके, C4 में अच्छी फोटोसिंथेसिस होती है, अच्छी एफिशिएंसी होती है, नेट फोटोसिंथेसिस रेट अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू C3। क्यों, क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होती हैं। तो ये मैंने बोला कि फोटो रेस्पिरेशन C3 एंड C4 प्लांट्स को सेपरेट करता है, क्योंकि C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, ये एक फजूल प्रोसेस है, ओके, इसमें घाटा ही होता है, ये याद रखना। तो यहाँ पर C4 में ये नहीं होती हैं, इसलिए इनकी नेट रेट अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू C3, लेकिन C3 में फोटो रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन RUBP कार्बोक्सिलेज कन्वर्ट्स RUBP टू। सो यहाँ पर जो रुबिस्को हमारा एंजाइम है, मैंने बोला कि इसका नाम है रुबिस्को रुबिलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। तो इसकी एक्टिविटी कार्बोक्सिलेज भी होते हैं और ऑक्सीजनेस भी होते हैं। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी टेंड करता है, ओके, कनेक्ट होना, और ऑक्सीजन से भी। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी ये दिखाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये
कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाता है, और जब ऑक्सीजन की एक्टिविटी ज़्यादा है होती है तो ये ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दिखाता है। सो जब कंसनट्रेशन हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगी तो ये ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दिखाएगा, और ये कन्वर्ट करेगा आरयूबीपी को, जो मैंने फोटो रेस्पिरेशन में बोला था, आरयूबीपी को किस में कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और फॉस्फोग्लाइकोलेट में। मैंने बोला ना कि आरयूबीपी किससे मिलता है फोटो रेस्पिरेशन में, CO2 से मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, लेकिन रुबिस्को यहाँ पर ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दिखाता है क्योंकि कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की। और यहाँ पर क्या होता है, एक तो PGA बनता है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनता है, और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। ये सिंपली फोटो रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, C4 प्लांट की एग्जांपल यहाँ पर बोलनी है, मेज, शुगर कैन, सोरगम, ऑल द एबो। तो ऑल द एबो इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आपको बोला था कि जो C4 प्लांट्स, मेज भी C4 प्लांट है, शुगर कैन भी है, सोरगम भी है, तो ये सारे C4 प्लांट्स हैं, ये याद रखना। सो यहाँ पर हमने सभी कंसेप्ट को कवर किया है, सभी क्वेश्चन को कवर किया है। सो आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ये था फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर हमने सभी कंसेप्ट देखे और सभी क्वेश्चंस इसके देखे।